सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रोनाउन की एक दूसरी क्लास, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी क्लास होगी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक भी है। तो रेडी है आप लोग? शुरू करें उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जब ये टॉपिक ख़त्म करेंगे हम, तो लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस, एक पूरी क्लास जो है क्वेश्चंस को ही डेडिकेटेड रहेगी, इसलिए ध्यान से समझना है चीज़ों को और हमें अप्लाई भी करना सीखना है। तो अंतिम क्लास जो हमारे अंतिम वीडियो था, उसके अंदर हमने ईदर और नीदर नॉर के बारे में बात कर रहे थे। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे। हमने बात की थी कि देखिए ईदर और नीदर नॉर जो हमारे पास है, इनका प्रयोग दो सब्जेक्ट्स के लिए होता है, यही पढ़ा हमने। ईदर और या नीदर नॉर मतलब कि ईदर और यानी दो में से एक, और नीदर नॉर यानी दो में से कोई नहीं। वहीं पे ये भी एक्सप्रेशंस पढ़े हमने कि ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का प्रयोग भी होता है, जिसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ये हमने पढ़ा है। वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा साथियों? सिंगुलर आएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने बोला ईदर ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब कितनी लड़कियां हैं? दो, और दो में से किसकी बात चल रही है? एक की। तो ईदर ऑफ द गर्ल्स का मतलब है दो में से कोई एक लड़की। हैज फॉरगॉटन हर पर्स, वो अपना पर्स भूल चुकी है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है कि ईदर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो यही तो गलती होने के चांसेस रहते हैं हमारे से। क्या गलती होने के चांसेस रहते हैं कि हमारे दिमाग में आता है बहुवचन है तो वर्ब भी क्या आएगी? बहुवचन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा फॉर्मूला देखना है। और आगे जाके पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा साथियों? सिंगुलर ही आएगा, चाहे एरर में दिया जाए, चाहे आपको ये फिल इन द ब्लैंक में दिया जाए। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास क्लियर रहना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द हाउसेज हैज इट्स ओन पार्किंग। नहीं, दो घर है, दोनों में से किसी के भी अपनी पार्किंग नहीं है। तो यहाँ दो नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपना आप आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने बोला नीदर ऑफ द हाउसेज, तो नीदर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या है साथियों? प्लूरल। लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर। और हाउसेज नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या आता है साथियों? इट्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सा, सिंपल सा लॉजिक कॉन्सेप्ट है। ईदर ऑफ अस, तो ईदर ऑफ के बाद में अस क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो अस के बाद में हमने आर नहीं लिखा है साथियों, क्या लिखा है? इज। और आगे जाके तो ईदर ऑफ अस इज लुकिंग फॉर हिज बैग। दो में से कोई, हम दोनों में से कोई अपना बैग ढूंढ रहा है, ये सेंटेंस का मतलब है। आगे जाके अस के लिए हिज नहीं लिखा है, तो ध्यान रखें ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं तो उनके लिए आगे ओ यू आर आर नहीं लिखा जाता है, माई नहीं लिखा जाता, देयर नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? हिज। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा नीदर ऑफ यू, तो यू के साथ तो हैव आता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हमने? हैज। नीदर ऑफ यू हैज टू टॉक टू योर पेरेंट्स, यानी दोनों में से किसी को भी पेरेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। दो में से कोई नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड। और साथियों फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, जिनको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। चलिए आगे जाते हैं। और अब हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है साथियों कि ईदर या नीदर के जस्ट बाद में ही अगर आपको वर्ब पूछी गई है, तो वो हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई मेट टू बॉयज, मैं दो लड़कों से मिला था। ईदर वॉज गोइंग टू मुंबई, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक कहाँ जा रहा था? मुंबई में जा रहा था, मुंबई जा रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईदर सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी साथियों क्या है हमारे पास? सिंगुलर ही है, एक वचन ही है। इसको जरूर दिमाग में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सेम हमने बोला मनिक बॉट 2 पेन्स, मनिक ने कितने पेन्स खरीदे? 2। नीदर इज वर्किंग वेल, दोनों में से कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दोनों में से कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किसकी बात चल रही है? 2 पेन्स की। तो नीदर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो उसके बाद में वर्ब भी क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर। मतलब कि एक जो सिंगुलर के साथ वर्ब आती है, जैसे इज एम आर में से, इज वॉज वर में से,
was, has, have में से has, do, does में से क्या आएगा? does। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रखें, ईदर और नीदर से रिलेटेड सिंपल से लॉजिक है। अब हमारे पास आता है एक लेवल और ऊपर, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि नीदर क्या है, दोनों में से कोई नहीं। तो नीदर एक नेगेटिव वर्ड हो गया। इसलिए जिस सेंटेंस में नीदर अगर आया है तो उसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स नहीं आ सकते। तो हमने बोला नहीं आ सकते तो फिर क्या आएगा, तो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, नीदर ऑफ द काउज इज नॉट ग्रेजिंग इन योर फील्ड, यानी दो गायें हैं, दोनों में से कोई भी तुम्हारे खेत में नहीं चल रही है। नीदर तो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आगे क्या आ गया, नॉट। तो इसका मतलब गलती कहाँ है, यहाँ है। आप नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस भी सेंटेंस में नीदर आया है उसमें नॉट नहीं आ सकता, ये पहली चीज दिमाग में रखें। सेकेंड एग्जाम्पल, नीदर ऑफ अस हैव नेवर कॉल्ड सनी। हम दो है, दोनों में से किसी ने भी कभी भी जो है सनी को कॉल नहीं किया। तो हमने बोला नीदर आ गया तो नेवर नहीं आ सकता, गलत है। तो अब ये गलत है तो आएगा क्या, तो हमने बोला एवर। तो कोई भी सेंटेंस में नीदर के बाद नेवर लिखा हुआ है तो गलत करिए। अगर बोला जाए खाली जगह में नेवर आएगा या एवर आएगा तो हमेशा क्या आएगा साथियों, एवर आएगा। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नो प्रॉब्लम, तो नीदर आ गया, साथ में नो नहीं आ सकता, बहुत ही सिंपल सा है। तो हमने बोला नो नहीं आएगा तो आएगा क्या, तो हमने बोला अगर नीदर के बाद नो दिखाई देता है तो गलत करके क्या लिखिए आप, एनी लिखिए। छोटा सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक और चीज इससे एग्जांपल देखते हैं और इसी में एक नई पॉसिबिलिटी, एक नई चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने बोला यू शुड, जैसे बहुत ही सिंपल सा हमारे पास है, हमने बोला कि यू शुड नॉट बाय नीदर ऑफ द बुक्स, तो नॉट आ गया, नीदर आ गया। तो अब क्या करें हम, नॉट को हटाए नहीं। अब हमारे पास आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि नीदर और नो, नॉट, नेवर एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर जब आप नो, नॉट, नेवर या नीदर आया है तो आप ये देखेंगे कि पहले क्या आया है, नीदर आया है या पहले नो, नॉट, नेवर में से कुछ आया है। अगर नीदर पहले आया है तो नो, नॉट, नेवर को गलत माना जाएगा, और नो, नॉट, नेवर पहले आया है और नीदर बाद में आया है तो साथियों नीदर को गलत माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नीदर और नॉट में से पहले कौन आया, नीदर, तो ये सही है, गलत फिर इसको माना जाएगा। नीदर और नेवर में से पहले क्या आया है, नीदर, तो गलत किसको माना जाएगा, इसको। तो नेवर की जगह क्या आएगा, नेवर, नॉट की जगह कुछ नहीं आएगा। नीदर और नो पहले क्या है, नीदर, तो गलत किसको माना जाएगा, नो को, क्या आ जाएगा, एनी। और नॉट और नीदर दोनों में से पहले क्या है, नॉट, तो नॉट क्या है साथियों, सही है। गलत क्या है, नीदर, तो नीदर की जगह क्या आएगा, ईदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर और नीदर साथ में आए हैं, अगर पहले नीदर आया है बाद में नो, नॉट, नेवर आए हैं तो नॉट है तो हटा दीजिए, नेवर है तो एवर लिख लीजिए, और नो है तो एनी लिख लीजिए। लेकिन अगर पहले नो, नॉट, नेवर आया है और बाद में नीदर आया है, जिसको आप नाइदर भी बोल सकते हैं, तो ईदर को आइदर और नीदर को नाइदर बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें बोला कि नॉट, नो या नेवर पहले आया है तो फिर नीदर यानी नाइदर को गलत माना जाएगा, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ईदर या आइदर लिखा जाएगा। छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये कॉन्सेप्ट है, चाहे खाली जगह में आए, चाहे हमारे पास एरर के क्वेश्चन में आए, लेकिन इसको दिमाग में बहुत ही आसानी से घुसा दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोथ और नॉट का प्रयोग एक ही वाक्य में नहीं हो सकता। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, अब गड़बड़ कहां करते हैं, जब हम चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब बोथ द क्वेश्चंस आर नॉट करेक्ट, दो क्वेश्चंस सही नहीं है, हिंदी में तो सही लगेगा, लेकिन साथियों ग्रामेटिकली ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, इसलिए हमेशा हर चीज की हिंदी बनाना गड़बड़ कर देता है। तो ये साथियों सेंटेंस गलत है, तो हमने बोला सही कैसे होगा, तो सही होगा इस तरह से कि नीदर ऑफ द क्वेश्चंस इज करेक्ट। तो नीदर ऑफ द क्वेश्चंस इज करेक्ट का मतलब क्या हो गया कि दो क्वेश्चंस है और दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि नीदर का मतलब क्या होता है, दो और दो में से
कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखें कि बोथ और नॉट का प्रयोग एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता। अगर किया गया है तो आप उस कॉन्सेप्ट को गलत करें, उसको अगर सही बनाने के लिए बोला गया है तो आप नीदर ऑफ लगाइए, बोथ के बाद में जो नाउन लिखी हुई है उसको लिखिए और वर्ब को क्या बना दीजिए, सिंगुलर। यही तो पढ़ा है हमने, बोथ ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब क्या आएगी साथियों, सिंगुलर ही आएगी। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़रूरी सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाता है लेकिन बहुत ही आसान भी है। चलिए नेक्स्ट हमने बोला बोथ द फोन्स वर नॉट वर्किंग, दोनों फोन्स काम नहीं कर रहे थे, ये इसकी हिंदी बनेगी, लेकिन ये तो क्या है, गलत है। तो आप ही गेस करिए फिर सही क्या होगा, क्या होगा सही, जल्दी से बताइए। हमने क्या ट्रिक समझी है, सबसे पहले क्या लिखना है, नीदर ऑफ, फिर उसको लिख लेना है और वर्ब सिंगुलर बना लेनी है, तो वर्ब का क्या हो जाएगा, वॉज। तो नीदर ऑफ द फोन्स वॉज और नॉट को हटा देना है, तो क्या हो गया, नीदर ऑफ द फोन्स वॉज वर्किंग, यानी दो फोन्स थे और दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि नीदर का मतलब ही होता है दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, जरूर इसको दिमाग में रखें। चलिए इसी खुशी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन आता है ईदर ऑफ, और ईदर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा साथियों, सिंगुलर या प्लूरल, जल्दी से बताइए, प्लूरल आएगा, राइट। उसके बाद वर्ब तो सिंगुलर, पॉसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। अब ईदर ऑफ एक ऐसा एक्सप्रेशन है साथियों जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के लिए ही होता है। दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, वन ऑफ का। किस तरह से, ध्यान दें आप, हमने बोला ईदर ऑफ द 3 बॉयज इज एब्सेंट, तो हमने तो क्या बोला, ईदर ऑफ का यूज तो किसके लिए होता है, दो, और यहां तो क्या लिखा हुआ है, 3। तो अब हमने बोला ये गलत है, सही क्या होगा, 1 ऑफ द 3 बॉयज इज एब्सेंट। तो अब हमारे पास ये सेंटेंस क्या हो गया, सही, इसका मतलब नंबर दिया हुआ है, तो देखिए 2 है या 2 से ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा है तो ईदर ऑफ नहीं आ सकता, क्या आएगा, 1 ऑफ आएगा। और अगर 2 है तो 1 ऑफ नहीं आ सकता, क्या आएगा, ईदर ऑफ आएगा। जैसे हमारे पास सेंटेंस है 1 ऑफ द 2 क्वेश्चंस वाज इजी, तो हमने बोला कि 1 ऑफ द 2 क्वेश्चंस, 2 के लिए तो क्या आता है, ईदर आता है, तो फिर गलत है। सही क्या है, ईदर ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी। तो यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अंडरस्टूड है कि ईदर ऑफ का यूज ही कितने के लिए होता है साथियों, 2 के लिए होता है। तो अब हमारे पास जो है 2 इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अब और ध्यान से समझिएगा। मतलब 1 ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी और ईदर ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी। आप इन 2 सेंटेंसेस पे ध्यान दें पहले, फिर हम वापस से इसको देखेंगे। देखिए अगर ईदर ऑफ द क्वेश्चंस या ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखी हुई है तो आपको नंबर नहीं दिया हुआ है तो भी इट्स ओके, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि ईदर ऑफ का मतलब ही होता है 2 में से कोई एक। और अब लिखा 1 ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्वेश्चंस 2 से ज्यादा है। अब कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन 2 से ज्यादा है। किससे पता चल गया, 1 ऑफ से। तो 2 से ज्यादा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्या था, इजी था। तो 1 ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी। बहुत सारे लोग गड़बड़ का करते हैं, वो 1 देखते हैं तो उनको लगता है 1 के हिसाब से तो बहुवचन नहीं आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें मैंने बोला 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 से ज्यादा, और उनमें से जितने भी है उनमें से कोई एक की बात चल रही है। तो 1 ऑफ द क्वेश्चंस यानी 2 से ज्यादा जितने भी है उनमें से कोई एक। तो अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो ये तो है अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट कि ईदर ऑफ लिखा हुआ मतलब 2 में से एक, और 1 ऑफ लिखा हुआ मतलब कि 2 से ज्यादा जितने भी है उनमें से कोई एक। और अगर आपको नंबर साथियों दिया हुआ है तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से ज्यादा के लिए आप ईदर ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते और 2 के लिए आप 1 ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है आपको? यहां पे एक और चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि 1 ऑफ के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल आता है लेकिन वर्ब क्या आती है साथियों, सिंगुलर। रीजन कि 3 में से एक की ही बात चल रही है, इसलिए वर्ब क्या है, सिंगुलर। कि 3 लड़के तो है लेकिन उसमें से एब्सेंट कितना है, एक। तो शॉर्टकट में ये भी दिमाग में रखे कि 1 ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आएगा लेकिन उसके बाद में साथियों वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा है, वो है नीदर ऑफ से रिलेटेड। देखिए साथियों नीदर ऑफ का यूज भी 2 के लिए ही होता है,
नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ये इसका मीनिंग है। अगर दो से ज्यादा के लिए नीदर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो गलत है। हम किसका प्रयोग करेंगे? नन ऑफ का प्रयोग करेंगे साथियों। जैसे हमने बोला नीदर ऑफ द 10 मेंबर्स वाज रेडी टू वोट, तो हमने बोला 10 मेंबर्स की बात चल रही है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि नीदर ऑफ का प्रयोग तो कितने के लिए होता है? 2 के लिए, तो गलत है। तो सही क्या होगा कि नन ऑफ द 10 मेंबर्स वाज रेडी टू वोट। नन ऑफ द 10 मेंबर्स वाज रेडी टू वोट, यानी 10 थे, 10 में से कोई भी तैयार नहीं था। तो नीदर ऑफ का मतलब होता है 2 और 2 में से कोई नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है 2 से ज्यादा जितने भी है उनमें से कोई नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आ गया कि नन ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड, तो इसमें क्या गड़बड़ है बताइए? नंबर तो दिया हुआ ही नहीं है। दिया हुआ है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो हमने नन ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड, तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सिंपल सा हो गया कि हाथ तो इंसान के कितने होते हैं? 2 ही होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि यार नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो कॉमन सेंस से पूछा जा रहा है कि हाथ 2 ही होते हैं, और 2 के लिए क्या आप नन ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 के लिए नीदर ऑफ होता है और 2 से ज्यादा के लिए नन ऑफ होता है, वाइसी वर्सा। मतलब कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि 2 से ज्यादा के लिए नीदर ऑफ है तो गलत करिए, नन ऑफ आना चाहिए, और 2 के लिए नन ऑफ है तो गलत है। क्या आना चाहिए? नीदर ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड। यहाँ पे भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो समझने लायक है। यहाँ पे एक चीज और भी समझने वाली है कि अगर सिर्फ आपको दिया हुआ है कि नीदर ऑफ द बॉयज, आगे लंबा चौड़ा सेंटेंस है, तो इसका मतलब ही है कि 2 बॉयज है, दोनों में से कोई नहीं, 2 की बात चल। अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो, अगर लिखा हुआ है जैसे नन ऑफ द बॉयज, तो नन ऑफ द बॉयज इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि भाई यहां पर नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अंडरस्टूड है कि बॉयज 2 से ज्यादा है, जितने भी है उनमें से कोई नहीं, ये इसका मीनिंग है। तो अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, ये तो पहला पॉइंट है। और अगर नंबर दिया हुआ है तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 के लिए नीदर ऑफ और 2 से ज्यादा के लिए नन ऑफ। अब हम क्या करते हैं कि नन ऑफ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह से बनते हैं, है ना, ध्यान रखें आप। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि नन ऑफ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बाद में प्लूरल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब क्या आएगी साथियों? सिंगुलर। हमने बोला कि नन ऑफ द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो नन ऑफ द चिल्ड्रन का मतलब ही ये हो गया कि बच्चे 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा जितने भी है उनमें से कोई भी खेत में नहीं खेल रहा। तो नन ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन साथियों वर्ब क्या है? सिंगुलर। और नेक्स्ट है कि नन ऑफ द मिल्क वाज वेस्टेड, यानी जितना भी मिल्क था उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास, नन ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल है, लेकिन वर्ब हमारे पास साथियों क्या है? सिंगुलर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से समझाता हूं कि जब इसी कॉन्सेप्ट को आप इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग इंग्लिश जानने वाले या न्यूज़पेपर के थ्रू देखेंगे तो वहां पर देखिए सारे लोगों का ये कहना है कि नन ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन जब इस बात पे आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नन ऑफ के बाद बहुवचन है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, यानी आर आना चाहिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नन ऑफ के बाद प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। दोनों मान्यताएं हैं कि नन ऑफ के बाद प्लूरल आ गया तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं प्लूरल आनी चाहिए। तो फिर करे क्या? तो हमारा जो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं, या इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर ग्रामर आती है, उसमें इसी फॉर्मूले को सही माना गया है, जो कि बहुत ही आसान है कि नन ऑफ के बाद में चाहे प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े जिसमें हमने कंपैरिजन किया ईदर ऑफ और वन ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, नीदर ऑफ और नन ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, ईदर ऑफ यानी 2 में से एक, और वन ऑफ यानी 2 से ज्यादा जितने भी है उनमें से कोई एक, नीदर ऑफ यानी 2 और 2 में से कोई नहीं, और नन ऑफ यानी 2 से ज्यादा जितने भी है उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही सिंपल सा,
नन से ही रिलेटेड। तो अभी देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है साथियों, कि नन ऑफ के बाद में, नन ऑफ के बाद में प्लूरल आए चाहे अनकाउंटेबल आए, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ नन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नन ऑफ नहीं है, नन के बाद में ही आपको क्या यूज करनी है, एक वर्ब, एक क्रिया का प्रयोग करना है, तो वहां पर आपको सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नन का प्रयोग जो है वो किस संदर्भ में हुआ है। नन का प्रयोग अगर प्लूरल के संदर्भ में हुआ है तो वह प्लूरल आएगी, और नन का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल के संदर्भ में हुआ है तो साथियों वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। जैसे हमने बोला आई वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, नन वर अवेलेबल। आई वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स यानी मैं ढूंढ रहा था किसको, दोस्तों को। नन वर अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं थे। कौन अवेलेबल नहीं थे, फ्रेंड्स। इसका नन का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है, फ्रेंड, जो कि क्या है साथियों हमारे पास प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो उसके बाद में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो पहले जो फॉर्मूला था उसमें नन ऑफ था, यहां पर नन ऑफ नहीं है। अब हमारे देखा कि आई वॉज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, मैं सूचना ढूंढ रहा था। नन वॉज अवेलेबल, लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं थी, क्या, सूचना, इंफॉर्मेशन। और हम सारे लोगों ने साथियों नाउन में पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे नन का यूज इंफॉर्मेशन के संदर्भ में हुआ है। इसका मतलब नन का यूज एक अनकाउंटेबल के संदर्भ में हुआ है, तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। तो नन के संदर्भ में ये चीज ध्यान रखें कि नन ऑफ है तो उसके बाद में चाहे प्लूरल है चाहे अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर क्या है, नन है, तो उसके बाद में वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल। उसके लिए सेंटेंस देखिए साथियों पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये नन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब हम जाते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिससे रिलेटेड बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चंस प्रोनाउन से पूछे गए हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम, और वो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। तो अपनी सीट की, कुर्सी की जो बेल्ट है वो बांध लीजिए और ध्यान से साथ में चलिए, देखते हैं। पहली चीज़, रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, तो ये 3 वर्ड्स है हमारे पास, हु, विच और दैट। इनके और भी अलग अलग प्रयोग है, लेकिन हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज करते हैं उसके पहले अंदर हम पहले सबसे बात करेंगे हु या विच के बारे में। जब उसको हम डिस्कस करेंगे और तो फिर हम बात करेंगे कंपेयर करके दैट्स के बारे में, और सीधे साधे डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हु और विच की। सबसे पहले तो देखिए जो बेसिक डिफरेंस है साथियों वो ये है कि हु का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे जानवर, ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। और विच का प्रयोग नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। यानी पहला ही क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में हु का प्रयोग अगर नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए किया गया है तो गलत है, और विच का प्रयोग अगर ह्यूमन बीइंग्स के लिए किया गया है तो गलत है, एक अपवाद को छोड़ के। यानी एक अपवाद पढ़ेंगे जिसमें विच का प्रयोग नॉन ह्यूमन बीइंग्स, सॉरी विच का प्रयोग ह्यूमन बीइंग्स के लिए किया जाता है। लेकिन पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला हु इज दैट बॉय, वह लड़का कौन है, तो यहाँ किसकी बात चल रही है, लड़के की। लड़का क्या है, ह्यूमन बीइंग, तो हमने किसका यूज किया है, हु का। हमने बोला विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो यहाँ किसकी बात चल रही है साथियों, बुक की। बुक क्या है हमारे पास, नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो हमने किसका प्रयोग किया है, विच का। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में हु या विच का प्रयोग किया जा सकता है, ये एक सेंटेंस का टाइप भी है। और यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए हु का और नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए विच का। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक सेंटेंस के बीच में भी हु या विच का प्रयोग किया जा सकता है। कॉमन चीज एक ही है कि ह्यूमन बीइंग के लिए हु का और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए विच का। हमने बोला आई मेट द डॉक्टर हु इज योर फ्रेंड, मैं एक डॉक्टर से मिला था जो कि तुम्हारा दोस्त है। जो कि कौन, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, इंसान, तो क्या लगाया हमने, हु। अगर यहां पर अगर हम विच लगा लेते या लिखा गया हो या खाली जगह में पूछा है तो ध्यान रहे हु ही आएगा, विच नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है, ह्यूमन बीइंग है। वॉरियर्स है हमारे पास। रमेश बॉट द बुक विच इज योर फेवरेट, रमेश ने उस किताब को खरीदा जो तुम्हारी फेवरेट है। तो यहां पर जो तुम्हारी फेवरेट है, जो क्या, बुक,
तो विच का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बुक के लिए। बुक साथियों क्या है हमारे पास? नॉन ह्यूमन बीइंग। तो यहां पर आप अगर हु का प्रयोग गलती से भी कर बैठते हैं तो गलती से गलती हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग जो चीज है हमारे पास वो सीखने वाली क्या है साथियों, कि एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में हु या विच का प्रयोग किया जा सकता है। एक सेंटेंस के बीच में हु या विच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे किया जाता है। तो हमने बोला रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? तो हमने बोला कि मैं उस डॉक्टर से मिला था जो कि तुम्हारा दोस्त है। तो जो कि यहाँ पर इस वर्ड, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को रिलेट करने के लिए, जो कि किससे रिलेटेड है? डॉक्टर। डॉक्टर के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखता कि आई मेट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिला था, तो सेंटेंस ही था। लेकिन उस डॉक्टर के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो कि तुम्हारा दोस्त है, तो यहां पर इस पूरे उपवाक्य को, क्लॉज को रिलेट करने के लिए हमने किसकी मदद ली? हु की, या रिलेटिव प्रोनाउन की। अब ह्यूमन बीइंग था तो हु विच दैट में से क्या लिख लिया हमने? हु। या रमेश बॉट द बुक, रमेश ने किताब खरीदी थी। लेकिन उस किताब के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं एक उपवाक्य के तौर पे, कि रमेश ने किताब खरीदी थी जो कि तुम्हारी फेवरेट है। तो यहां पर ये चीज रिलेट करने के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी, और वो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच या दैट में से कुछ हो सकता था। और यहां पर बुक क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग साथियों। तो हमने किसका प्रयोग किया? विच का। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है। आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस था आई शुड हेल्प यू। हमारे पास सेंटेंस क्या था? आई शुड हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब क्या है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं, इसके बारे में हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिलेट करना चाहते हैं कि मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो जो तुम्हारा दोस्त हूं, इस चीज को रिलेट करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। और यहां पर जो है हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, आई तो ह्यूमन बीइंग ही है, कंप्यूटर थोड़ा ना है साथियों। तो यहां पे ह्यूमन बीइंग है, तो हमने हु विच या दैट में से क्या लिखा? जैसे हमने बोला द बुक इज माई बुक, तो द बुक इज माइन हो गया, द बुक इज माइन, ये सेंटेंस था। ये बुक मेरी बुक है। लेकिन अब इस बुक के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, एक उपवाक्य को रिलेट करना चाहते हैं, रिलेशन पैदा करने के लिए कि बुक जो तुम्हारे हाथ में है वह मेरी है। तो जो तुम्हारे हाथ में है, इस चीज को रिलेट करने के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। तो हमने बोला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु विच या दैट। अब ये बुक क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है, और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए हु या विच में से क्या आएगा? विच आएगा। तो हमने क्या यूज किया? विच। अब यहां पे एक और चीज सीखनी है कि कोई भी सेंटेंस के बीच में, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी सेंटेंस के बीच में अगर हु विच या दैट का प्रयोग हुआ है, अभी दैट की बात भी करेंगे हम, तो उस सेंटेंस के अंदर हु विच के बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो डिसाइड करेगा इससे जस्ट पहले आने वाला वर्ड, जिसके लिए हमने हु या विच का यूज किया है, जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये एंटीसीडेंट वर्ड या एंटीसीडेंट कहते हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन शॉर्टकट में बोले तो हु या विच के जस्ट बाद में अगर हु या विच का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ है, शर्त क्या है? सेंटेंस के बीच में हुआ है, तो हु या विच के बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा इससे जस्ट पहले आने वाला वर्ड जिसके लिए हु या विच का प्रयोग हुआ है। या डॉक्टर के लिए हुआ है तो इस आ गया, अगर यहाँ डॉक्टर्स होता तो आ रहा था, बुक के लिए हुआ है तो इसे, अगर बुक्स होता तो क्या आता? आ रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं आई हु एम, तो देखिए आई के बाद में हु और हु के बाद में इज नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एम। तो हु के बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा इससे आने वाला वर्ड जिसके लिए हु या विच का यूज हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। द बुक विच इज, तो यहां का अगर बुक्स होता तो हम आर लगाते, लेकिन यहाँ तो बुक क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगाया? तो यहां पर अब तक हमें बहुत सिंपल सी छोटी छोटी बातें सीखने को मिली है। पहली कि सेंटेंस के बीच में अगर हु या विच का प्रयोग होगा तो वही हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग्स के लिए, विच का प्रयोग नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए। दूसरा कि हु या विच के बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा उससे पहले आने वाला
वर्ड जिसको एंटेसीडेंट कहा जाता है, जिसके लिए हु या विच का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जयेश हैज टू कॉल प्रवीण हु इज ए डॉक्टर। जयेश को कॉल करना है, किसको? प्रवीण को। अब प्रवीण के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्रवीण जो कि एक डॉक्टर है, तो हु के बाद में हमने क्या लिख लिया साथियों? इस। प्रवीण क्या है? ह्यूमन बीइंग है, तो क्या लगाया हमने? इस लगाया। हमने बोला परीक्षित हैज 2 मोटरसाइकिल्स। परीक्षित के पास कितनी मोटरसाइकिल्स है? 2, जो कि इंपोर्टेड वंस है। तो हमने बोला कि जो कि बाहर से मंगाई गई है, इंडिया के बाहर से मंगाई गई है। तो मोटरसाइकिल्स के बारे में हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि परीक्षित के पास 2 मोटरसाइकिल्स है। इतना भी सेंटेंस सही होता, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि मोटरसाइकिल्स के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो कि इंपोर्टेड वंस है। तो हमने बोला जो कि इंपोर्टेड वंस है, तो इस पूरे क्लॉज को रिलेट करने के लिए किससे? मोटरसाइकिल से हमने एक वर्ड का प्रयोग किया है। वो क्या है? विच, जिसको हमने बोला ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और इससे जस्ट बाद में वर्ब क्या आएगी साथियों? वो डिसाइड करेगा इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट, जो कि क्या है? बहुवचन है, जो कि क्या है? प्लूरल है, जो कि क्या है? मोटरसाइकिल से। इसलिए हमने इज नहीं लिखा और क्या लिखा है? आर लिखा है। अब हमारे पास नोट क्या आता है कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या आएगा साथियों? हु, और नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या आएगा साथियों? विच पढ़ा। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस के बीच, कोई भी सेंटेंस के अंदर हु या विच का प्रयोग हुआ है, तो बेसिक आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए, नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या आना चाहिए। लेकिन अगर कोई सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसके अंदर से एक ऐसी मीनिंग निकल के आ रही है जिसके अंदर कोई ग्रुप, सीरीज, सीक्वेंस, लिस्ट, क्यू यानी क्या होता है? कतार, या सीरीज आ गया हमारे पास। तो अगर कोई ग्रुप, सीरीज, सीक्वेंस, लिस्ट या क्यू में से कोई इंसान को सिलेक्ट किया जा रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग के सिलेक्शन को बताया जा रहा है, तो उस कंडीशन में साथियों ह्यूमन बीइंग्स के लिए विच का प्रयोग होगा, हु का प्रयोग नहीं होगा। इसको हम सीखते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके। हमने बोला हु इज हिज फादर इन द क्राउड। क्राउड है, भीड़ है। हमने बोला इस भीड़ में उसके पिताजी कौन है। इसका मतलब भीड़ क्या है? ग्रुप होता है। उसमें से उसके पिताजी कौन है, इसका मतलब उस ग्रुप में से एक जने को क्या करना चाहते हैं हम साथियों? सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग के सिलेक्शन की बात चल रही है, तो वहां पर साथियों हु का प्रयोग पूरी तरह से गलत होगा। किसका प्रयोग आएगा? विच का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपवाद है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाता है ये। तो हु इज योर फादर इन द क्राउड गलत है, विच इज हिज फादर इन द क्राउड। जैसे हमने बोला हु इज योर ब्रदर इन द फोटोग्राफ। जैसे आपने मुझे एक फोटो दिखाया, आपने बोला कि इसमें मेरे भाई भी है। मैंने बोला इस फोटोग्राफ में आपके भाई कौन है? तो फोटोग्राफ क्या हो गया? ग्रुप हो गया। उसमें से आपके भाई कौन है, इसका उस फोटोग्राफ में से एक इंसान को क्या करना चाह रहे हैं आप? सेलेक्ट। इसका उस ग्रुप में से आप एक इंसान को क्या करना चाह रहे हैं? सेलेक्ट। और जब किसी ग्रुप में से एक किसी ह्यूमन बीइंग के सेलेक्ट करने की बात करते हैं, और चाहे वो ग्रुप ही क्यों, इसके अलावा कोई सीरीज भी हो सकती है, सीक्वेंस, लिस्ट, क्यू भी हो सकती है, एक को सिलेक्ट करने की बात करेंगे या किसी भी ह्यूमन बीइंग को सिलेक्ट करने की बात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप हु का प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। तो हु इज योर ब्रदर इन द फोटोग्राफ एक गलत एक्सप्रेशन माना जाएगा, गलत सेंटेंस माना जाएगा। हमारे पास आएगा विच इज योर ब्रदर इन द फोटोग्राफ। तो ये भी दिमाग में रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी अगर समराइज करें हम, तो पहली चीज, पहला क्वेश्चन क्या है कि हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग्स के लिए होगा और विच का प्रयोग नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए होगा। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि किसी ग्रुप, सीरीज, सीक्वेंस या लिस्ट या क्यू में से किसी ह्यूमन बीइंग के सिलेक्शन की बात चलेगी, तो उस समय इसका मतलब हु नहीं आएगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या आएगा? विच। और हु का प्रयोग नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो कभी हो ही नहीं सकता। यह भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। वो ये है कि एक सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग आया तो क्या आएगा? हु। अगर हु विच दैट में से पूछा है। नॉन ह्यूमन बीइंग आया तो क्या आएगा? विच। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बीच में ऑल, मैनी, नन, नथिंग
एवरीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, या किसी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए। तो उस सेंटेंस के बीच में यानी इनमें से कोई भी वर्ड आया है या सुपरलेटिव डिग्री, देखिए आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एडजेक्टिव, जिसके अंदर डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई भी हमारे पास इस तरह से अगर सुपरलेटिव डिग्री या फिर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में हु या विच आए, लेकिन अगर आने की गुंजाइश है या लिखा हुआ है तो उसको गलत माना जाएगा साथियों। क्या आएगा? दैट आएगा। जैसे एग्जांपल्स पे जाते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब ऑल आ गया तो विच नहीं आ सकता साथियों, क्या लिखना पड़ेगा हमें? दैट। अब चाहिए खाली जगह में आए कि हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, इतना सा कॉन्सेप्ट याद करने से आप समझ सकते हैं कि क्या आएगा। हम लोग देयर इज नथिंग विच आई कैन डू फॉर यू, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। वैसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन नथिंग आ गया साथियों तो विच नहीं आएगा। क्या आएगा साथियों? दैट आएगा। हम लोग बोलते ही इज द ओनली स्टूडेंट हु क्रैक्ड द एग्जाम, तो हमने बोला द ओनली आ गया तो हु या विच नहीं आएगा साथियों। क्या आएगा? दैट। हमने बोला कि आशीष इज द बेस्ट प्लेयर हु स्कोर्ड मोस्ट गोल्स इन द लास्ट सीजन, आशीष सबसे बेहतर खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा गोल्स किए थे पिछले सीजन में। तो यहां पर क्या है साथियों? बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है तो हु या विच नहीं आएगा, और क्या आएगा साथियों? दैट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है प्रोनाउन के। ये वर्ड्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ऑल, मैनी, नन, नथिंग, एवरीथिंग, द ओनली, द लिटिल, द सेम, द फ्यू, या कोई सुपरलेटिव डिग्री। अब उसमें चाहे खाली जगह आए चाहे एरर आए, आपको दिमाग में रहना चाहिए हु या विच नहीं आएगा, और क्या आएगा? दैट ही आएगा। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है कि हु या विच और कौन सी जगह नहीं आएगा। एक सेंटेंस के बीच में साथियों, सेंटेंस की स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे, सेंटेंस के बीच में अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर एक ह्यूमन बीइंग और एक नॉन ह्यूमन बीइंग एंड के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके लिए अगर आपको पूछा गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द पुलिस हैव फाउंड द मैन एंड हिज कार। अगर सेंटेंस इतना ही होता तो ठीक है, अगर इतना होता तो भी सही होता कि पुलिस ढूंढ चुकी है आदमी और उसकी कार को। एक्सक्यूज मी। अब क्या है कि ये आदमी और उसकी कार के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आदमी और कार, उसकी कार जो कि मंडे से गायब है, जो कि मंडे से क्या है? गायब है। क्या? आदमी और उसकी कार। तो अब आदमी और उसकी कार के बारे में ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। इस पूरे के पूरे वाक्य को हम रिलेट करना चाहते हैं, और तो रिलेट करने के लिए हमारे पास जो है आता हु, विच या दैट। अब मैन तो है ह्यूमन बीइंग तो हु आएगा, कार है नॉन ह्यूमन बीइंग तो विच आएगा, लेकिन दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो ना तो हु आएगा ना विच आएगा साथियों। क्या आएगा? दैट। अब एक और कॉन्सेप्ट कि जिस तरह से हमने ये पढ़ा था कि हु या विच का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ है तो उसके बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा उससे पहले आने वाला एंटीसीडेंट, यानी जिसके लिए हु या विच का प्रयोग हुआ है। सेम का सेम साथियों दैट के साथ में भी है कि अगर कोई भी सेंटेंस के बीच में दैट का प्रयोग एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हुआ है तो उसके जस्ट बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा एंटीसीडेंट, यानी जिसके लिए दैट का प्रयोग हुआ है। तो दैट का प्रयोग या किसके लिए हुआ है? द मैन एंड हिज कार। सिर्फ कार के लिए नहीं हुआ, द मैन एंड हिज कार। कितनी चीजें? दो, यानी बहुवचन। बहुवचन है तो क्या लिख लिया हमने? हैव लिख लिया। उसी तरह से हमने देखा ज्योति एंड हर डॉग डैश 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 हु विच दैट गो फॉर ए वॉक एवरी डे लिव नेक्स्ट टू मी। तो एक्चुअली में सेंटेंस ये था कि ज्योति और उसका कुत्ता जो है मेरे घर के पास रहते हैं। लिव नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू का मतलब होता है एडजेसेंट, के पास से सटा हुआ। तो ज्योति और उसका कुत्ता जो है मेरे पास रहता है, पास मतलब कि पास वाले घर में। अब यहां पर हम ज्योति और उसके कुत्ते के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, एक उपवाक्य को रिलेट करना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि ज्योति और उसका कुत्ता जो कि रोज वॉक पे जाते हैं। अब जो कि रोज वॉक पे जाते हैं तो इसको रिलेट करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, विच या दैट। अब ज्योति के लिए तो हु आए और कुत्ते के लिए विच आए, लेकिन हमने बोला दोनों एंड से जुड़े हुए, एक ह्यूमन बीइंग और एक नॉन ह्यूमन बीइंग, तो ना तो हु आएगा ना विच आएगा साथियों। क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट।
तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास बनाता है। तो अगर इस चीज की अगर हम समरी जाने तो हमें ये समझ में आता है कि एक सेंटेंस के बीच में हु, विच या दैट कब आएगा। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है तो हु आएगा, नॉन ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है तो विच आएगा, और अगर सेंटेंस के अंदर ऑल, मैनी, नन, नथिंग, एवरीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, या कोई सुपरलेटिव डिग्री आई है, या इस तरह का एक्सप्रेशन आया है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग और एक नॉन ह्यूमन बीइंग एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में साथियों हम कभी भी और कभी भी हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं आगे की तरफ, और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही सिंपल सा। हमने बोला कि हु आर यू, या इसको दूसरे एंगल से हम देखा, हमने बोला कि हु एम आई, हु शुड क्वेश्चन यू। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि मैं कौन हूं जो तुम्हें सवाल करूं। तो अगर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस साथियों, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसकी शुरुआत अगर एक WH वर्ड से होती है, यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो उस सेंटेंस के बीच में जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन आए, लेकिन अगर आया है तो वो कभी भी हु या विच नहीं हो सकता, क्या होगा, दैट होगा। ये चीज हमेशा और हमेशा दिमाग में रखें। जैसे हमने बोला विच इज द क्वेश्चन which may be asked in the exam। अब लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सवाल है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी सेंटेंस हु, विच, व्हेन, वेयर, हाउ इनसे शुरू होता है, व्हाट, जो कि उस सेंटेंस के बीच में जरूरी नहीं कि हु या विच आए, लेकिन अगर आए हैं या आपको खाली जगह में दिया गया है तो हु या विच नहीं आ सकते, क्या आएगा, दैट। तो एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी WH वर्ड से होती है तो सेंटेंस में बाय एनी चांस आपको दिया गया है या पूछा गया है क्या रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर हु या विच नहीं आ सकता, क्या आएगा, दैट आएगा। तो हु या विच कौन कौन सी कंडीशंस में नहीं आ सकता, उसके लिए हमने कितनी कंडीशंस पढ़ी है, 3। पहली ऑल, मैनी, नन, नथिंग, एवरीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, या कोई सुपरलेटिव डिग्री आई है तो हु या विच नहीं आएगा, दैट आएगा। दूसरी, एक ह्यूमन बीइंग और एक नॉन ह्यूमन बीइंग एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वहां पर हु विच दैट में से क्या आएगा। और तीसरी, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही अगर किसी WH वर्ड से हो रही है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो उसके बीच में हु या विच नहीं आ सकता, क्या आएगा, दैट। ये तीनों कंडीशंस को दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, बस एग्जाम में अगर आती है तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो ये है कि कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बीच में वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, समवन ऑफ, एनीवन ऑफ, नो वन ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईच वन ऑफ, ईच ऑफ, ये सारे एक्सप्रेशंस दिमाग में रखने हैं आपको। फॉर्मूला 4-5 बार लिखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साथी। उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, सिंगुलर। जैसे अप्लाई करते हैं हम लोग वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, वर्ब क्या है, सिंगुलर, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या है, सिंगुलर। इस ट्रैप में नहीं पढ़ना है कि स्टूडेंट्स बहुवचन है तो एक बहुवचन लिख लो, नो। ईदर ऑफ द पोएट्स इज गोइंग टू रिसाइट हिज पोएम्स, यानी दो पोएट्स है, दोनों में से कोई एक अपनी कविता बोलने वाला है, तो ईदर ऑफ, वर्ब, सब्जेक्ट क्या है साथियों, प्लूरल, वर्ब क्या है, सिंगुलर, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, सिंगुलर। हमने बोला नीदर ऑफ द कंपनीज, तो नीदर ऑफ द कंपनीज यानी दो कंपनीज है, दोनों में से कोई नहीं, प्लूरल है, वर्ब क्या है, सिंगुलर, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या है, सिंगुलर। कंपनीज नॉन ह्यूमन बीइंग है, इसलिए क्या लिखा हमने, इट्स। हमने बोला कि समवन ऑफ द गर्ल्स हैज डिपॉजिटेड हर मनी, तो समवन ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, सिंगुलर, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या है साथियों, सिंगुलर ही है।
तो ये चीज ध्यान रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे हमने बोला नो वन ऑफ द ड्राइवर्स, नो वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या है साथियों, प्लूरल, लेकिन वर्ब और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, सिंगुलर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसको दिमाग में रखना जरूरी है। उसके लिए फॉर्मूला दिमाग में रखें, अपनी रीडिंग हैबिट के अंदर उसको अप्लाई करें। लेकिन फिर हमारे पास इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आगे निकल के आता है। ये जो सारे एक्सप्रेशंस है, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सम वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नो वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब आए तो सिंगुलर है। लेकिन उस प्लूरल सब्जेक्ट के बाद अगर हु, विच या दैट आ गया तो साथियों वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखते हैं द कोच इज लुकिंग फॉर वन ऑफ द प्लेयर्स। वन ऑफ द प्लेयर्स का मतलब क्या हो गया साथियों, यानी दो से ज्यादा प्लेयर्स है, जितने भी है उनमें से कोई एक। तो कोच ढूंढ रहा है जो जितने भी प्लेयर्स है दो से ज्यादा, उनमें से कोई एक को। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स है, उनके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ऐसे प्लेयर जिन्होंने क्या बनाई है, सेंचुरी। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्या बनाई है, सेंचुरी। लेकिन कोच तो उनमें से किसी एक को ढूंढ रहा है। तो यहां पर ये प्लेयर्स के बाद में जो हु लगा है वो उन प्लेयर्स की बात चल रही है। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस के बीच में हु, विच या दैट के बाद में वर्ब क्या आएगी, वो डिसाइड कौन करेगा, इससे पहले आने वाला एंटेसीडेंट। और एंटेसीडेंट यहां पर साथियों क्या है हमारे पास, प्लेयर्स, जो कि क्या है, प्लूरल। और सेंटेंस का मीनिंग भी समझें कि कोच, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है, दो से ज्यादा है ऐसे प्लेयर्स, लेकिन कोच उनमें से किसी एक को ढूंढ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला सरिता ट्राई टू टॉक टू ईदर ऑफ द बॉयज हु वर प्लेइंग आउटसाइड, यानी दो में से कोई एक बच्चा जो है वो बाहर खेल रहा था। ईदर ऑफ द बॉयज यानी दो में से कोई एक बच्चा, इसका मतलब है कि बच्चे जो बाहर खेल रहे थे उन दोनों में से किसी एक बच्चे से सरिता ने कोशिश की बात करने की। तो सरिता ट्राइड टू टॉक टू ईदर ऑफ द बॉयज हु आर प्लेइंग आउटसाइड। तो दो बच्चे बाहर खेल रहे थे, सरिता ने दोनों में से किसी एक से बात करने की कोशिश की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हु के बाद में वर आ रहा है किसके हिसाब से, बॉयज के हिसाब से। बॉयज क्या है साथियों, हमारे पास प्लूरल है। नेक्स्ट हमारे पास है यू शुड बाय ईच वन ऑफ द बुक्स, तुम्हें हर एक बुक खरीदनी चाहिए विच आर रिटन बाय प्रेमचंद। तो हमने बोला कि तुम्हें हर एक वो बुक खरीदनी चाहिए या जो कहीं की लिखी गई है, किसके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा। तो हमने बोला कि बहुत सारी बुक्स है जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और तुम्हें हर एक खरीदनी चाहिए। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है कि विच, हु या दैट के बाद वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा, इससे पहले आने वाला एंटीसीडेंट। बहुवचन है तो क्या लिख लिया। अब एक गलती बिल्कुल ना करें, अगर यहां लिख लिया होता वन ऑफ द बुक विच आर, तो ये गलती मत करें कि बुक लिखा हुआ है तो इस कर दे, नो, कि उससे पहले फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है कि ईच वन ऑफ के बाद में तो सब्जेक्ट प्लूरल ही आना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। हमने बोला नवीन इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स दैट हैव वॉन सच डिफिकल्ट रेसेस। हमने बोला कि बहुत सारे अच्छे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इन डिफिकल्ट रेसेस को जीता है और नवीन उनमें से एक है। तो यह बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने डिफिकल्ट रेसेस को जीता है, लेकिन नवीन उनमें से क्या है, एक है। अब देखिए बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो हु या विच नहीं लगाया, क्या लगाया हमने, दैट। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अब दैट के बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करेगा एंटीसीडेंट, जो कि क्या है, बहुवचन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है। तो ये फॉर्मूला हमें साथियों बड़ा दिमाग में रखना है, बहुत जरूरी है। वहीं पे इसी फॉर्मूले के अंदर हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के आते हैं। बहुत ही सटल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, उससे पहले हमने पढ़ा कि उसके जस्ट बाद में वर्ब है तो सिंगुलर, लेकिन हु विच दैट आ गया तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे संजय इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव वॉन द क्विज। इसके लिए बहुत सारे बॉयज है जिन्होंने क्या जीता है, क्विज जीता है, लेकिन संजय उनमें से क्या है, एक है। तो वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, हु विच दैट के बाद में वर्ब क्या है, प्लूरल। नहीं हैज या हैव में से क्या लिखा हमने, हैव।
फिर मैं बोला कि अगर वन ऑफ नहीं और ओनली वन ऑफ आए, साथियों देखिए एक एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, एक चीज ऐड हो जा रही है, आगे भी चेंज जा रहा है। हम बोला वन ऑफ है और यहाँ क्या है, ओनली वन ऑफ। अगर ओनली वन ऑफ आ जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हु विच दैट के बाद में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और ये एक अपवाद है कि कोई भी सेंटेंस के बीच में हु विच या दैट के बाद में वर्ब क्या आएगी वो डिसाइड करता है एंटीसीडेंट। वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। लेकिन ये एक ऐसा अपवाद है जिसमें ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो ध्यान रखें, अगर ओनली वन ऑफ है तो आगे जाके हु विच दैट के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूले दिमाग में सेट है, हमेशा चीज़ें सेट हो जाएगी। अब हमारे पास आता है साथियों ईच और एवरी। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, हर एक। अब क्या है कि ईच के बाद में हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, पॉसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैज टू सबमिट हिज होमवर्क, हर एक स्टूडेंट को अपना होमवर्क जमा कराना है। तो ईच के बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर आएगी। तो पहला एक क्वेश्चन है कि ईच के बाद में नाउन प्लूरल नहीं आ सकती। दूसरा, उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी अगर उसके लिए यूज हुआ है तो वो भी सिंगुलर आएगा। सेम का सेम एवरी के साथ है कि एवरी के जस्ट बाद में भी नाउन क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। वहीं पे अब हमारे पास सवाल आता है कि डिफरेंस क्या है। जैसे हमारे पास दो सेंटेंसेस है, ईच स्टूडेंट हैज ए बुक और एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक, दोनों सही है। तो आप बोलेंगे हर एक के पास है, प्रत्येक के पास है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का मीनिंग सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एक क्लासरूम में जैसे, अब मैंने ऐसा मान लिया कि हर एक के पास बुक है, हर एक सारे बच्चे क्लास में बैठे, तो मैं ऐसे मान लिया, या कुछ को देखा मैंने कहा सबके हाथ में दिख रही है लगभग लगभग, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, मैं एक स्टूडेंट के पास गया, एक के पास चेक की, सभी, किसी को नहीं छोड़ा, एक के पास चेक की, सभी के पास बुक है, तो मैंने बोला ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। तो अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है साथियों कि जब हमारे पास ईच और एवरी में जो डिफरेंस आता है वो है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर किसी ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक ग्रुप के पार्ट पर जोर दिया गया है, हर एक पे जोर दिया गया है साथियों, तो वहां पर आप एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते, ईच का प्रयोग ही करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला द इमिग्रेशन ऑफिसर इज ऑलवेज एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू चेक द पासपोर्ट ऑफ एवरी ट्रेवलर डी बोर्डिंग। डी बोर्डिंग का मतलब होता है ट्रेन, बस या एरोप्लेन से उतरना। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो चेक करता है पासपोर्ट, वीजा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है कि कोई जैसे दुबई से या फिर न्यूयॉर्क से या कहीं से भी कोई फ्लाइट इंटरनेशनल उतरी, सारे पैसेंजर उतरे और दीवार फांद के कोई चला गया कि चलो बस स्टैंड की तरह चल लेते हैं, ऐसा होता है क्या? हर एक ट्रैवलर जो आया है, जो उतरा है, उसका पासपोर्ट चेक होगा ही होगा, चाहे वो भारत का ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब है एक भी उस चेकिंग से बच नहीं सकता, हर एक की चेकिंग होगी। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम हर एक किसी ग्रुप के हर एक मेंबर पे जोर देने की बात करते हैं तो वहां पे एवरी नहीं लिख सकते साथियों, में क्या लिखना पड़ेगा, ईच लिखना पड़ेगा। तो ये ईच और एवरी से रिलेटेड जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट था जिसको समझना जरूरी है। बेसिक ये टफ से टफ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, उसमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, ईच के बाद में नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। चलिए इस वीडियो का एक अंतिम सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही छोटा सा, जिससे भी बड़ा छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि कोई भी सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट अगर वन है, जैसे हमने बोला वन बॉय, तो वहां पे सब्जेक्ट वन नहीं है, सिर्फ वन, उसके बाद सीधी वर्ब आई है। अगर उसके लिए अगर आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करना है तो ओ यानी एपोस्ट्रोफी एस आएगा, हिज या हर जैसे वर्ड्स नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रखना है। तो ओ यानी वन है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस आएगा, लेकिन ध्यान किस चीज का देना है, इस तरह की चीजों का कि कुछ वर्ड्स है जैसे समवन, नो वन, एनीवन, इनके अंदर भी वन छुपा हुआ है, लेकिन इनके लिए कभी भी और कभी भी ओ यानी एपोस्ट्रोफी एस वंस नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा।
तो एनीवन, नो वन, एवरीवन, इन सब के लिए हिज आता है, लेकिन अगर सिर्फ वन है तो क्या आएगा, वंस आएगा, कि वन शुड टेक केयर ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी एक इंसान को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब है। तो आई होप आपको चीजें बहुत ही क्लियर हुई हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, उसके अगले वीडियो में और मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हर टॉपिक के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आप सारे लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।